नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार प्रश्नों के लिए अभ्यास प्रश्न श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत हम प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है। तो आपको बताना है संवैधानिक उपागम से संबंधित कौन सा राइटर है। विद्वान के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में है जेम्स ब्राइस, बी है मेरियम, सी आर्थर बेंटले, डी लास्टवेल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ब्राइस संवैधानिक उपागम से संबंधित है। यह उपागम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राजनीतिक संगठनों की औपचारिक संरचना पर बल देता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा था। तो विद्वान के नाम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सिल्स, बी हटिंगटन, सी आलमंड और डी हालियन। तो आपको बताना है एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हटिंगटन। एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला विचारक हटिंगटन है। उसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के मध्य संघर्ष के बारे में उसने बताया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है। तो आपको बताना है सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, दो धार्मिक संस्कृतियों का अस्तित्व में होना, बी नव स्थापित राष्ट्रों की दो भाषाएं होती है, सी अभिजात लोगों का एक आधुनिकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है, यह धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष के बीच पार्थक्य है। तो आपको बताना है द्वैतवाद जो कि संस्कृति से संबंधित है क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभिजात लोगों का एक आधुनिकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक द्वैतवाद के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सांस्कृतिक द्वैतवाद दो संस्कृतियों के अस्तित्व को संदर्भित करता है जो साथ साथ संचालित होती हैं और समान कानूनी और सामाजिक स्थिति उस देश में या राष्ट्र में बनाए रखती हैं। तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे सांस्कृतिक द्वैतवाद आपको मिल जाएगा। जैसे कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी दो संस्कृति वहाँ पे रहती हैं। तो वहाँ पे एक प्रकार का सांस्कृतिक द्वैतवाद का पालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, आधुनिकता तथा लोकतंत्र, ऑप्शन बी सामंतवाद तथा लोकतंत्र, सी समावेशन तथा लोकतंत्र और डी अभिजनवाद तथा जन संस्कृतियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आधुनिकता तथा लोकतंत्र, यानी पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी की वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में आधुनिकता तथा लोकतंत्र के बीच में विरोध नजर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये कथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए दिया है शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। इसका कारण आर दिया है अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों इसमें कूट दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है, तथा ऑप्शन डी है ए सत्य है परंतु आर असत्य, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसमें ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। अभिकथन ए में है शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। तो आप भली भांति जानते हैं सी राइट मिल्स की एक जो किताब है पावर एलाइट, उसमें भी शक्ति के विषय में और शासक वर्ग के विषय में उन्होंने बातचीत की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रिज्मी समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो आपको बताना है प्रिज्मी समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए, विभिन्न समाजों में लोक प्रशासन का ऐतिहासिक अध्ययन, बी विकसित और विकासशील देशों में लोक सेवाओं का अध्ययन, सी विकसित देशों में लोक प्रशासन की सांस्थानिक तुलना और डी विकासशील देशों में लोक प्रशासन की संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
प्रिज्मी समाज का सिद्धांत विकसित देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक और प्रकारात्मक विश्लेषण है। रिक्स ने लोक प्रशासन के अध्ययन के पारिस्थितिकी उपागम के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने अनेक उदाहरण देकर यह बताया कि किस प्रकार पर्यावरण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, जो कि 1973 में पब्लिश हुई थी। तो प्रिज्मी समाज का सिद्धांत आपको याद रखना है, रिक्स के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन है? ये शब्द किसने बनाया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डेविड मित्रेनी, बी अर्नेस्ट हैस, सी जोसेफ नाई और डी है एंड्रिंकलेटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेविड मित्रेनी। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन शब्द को बनाने वाले विद्वान हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन 1956 में हुआ था, आवड़ी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें किस नीति को स्वीकार किया गया था, अब बताना है। ऑप्शन ए सहकारी कृषि, ऑप्शन बी आयात विकल्प, सी गरीबी हटाओ और डी है समाज का समाजवादी ढांचा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाज का समाजवादी ढांचा। तो आवड़ी अधिवेशन 1955-56 के दौरान हुआ था और ये जो तमिलनाडु का आवड़ी नाम का एक स्थान है वहाँ पर हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने सामाजिक विकास में समाजवाद के प्रभाव एवं महत्व को इस अधिवेशन में स्वीकार किया और इसी अधिवेशन में समाज का समाजवादी ढांचा नीति को स्वीकार किया गया और उससे संबंधित फिर भारत की अन्य नीतियां बनाई जाने लगी। अगला प्रश्न देखेंगे, गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो एन वोहरा की अध्यक्षता वाली जो समिति थी जो 1993 में बनी थी, तो वोहरा समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला है बताना है। ऑप्शन ए चुनाव सुधार, बी राजनीतिकों के लिए न्यूनतम योग्यता, सी राजनीतिज्ञों अपराधियों तथा नौकरशाहियों के बीच सांठगांठ और डी आंतरिक सुरक्षा संबंधित प्राथमिकताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है राजनीतिज्ञों अपराधियों तथा नौकरशाहियों के बीच सांठगांठ, उससे संबंधित निष्कर्ष उन्होंने निकाला था कि इन लोगों के बीच में राजनीतिज्ञों अपराधियों और नौकरशाहियों के बीच में आपस में सांठगांठ होती है, ऐसा निष्कर्ष उन्होंने वोहरा समिति ने निकाल के दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? तो भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल के प्रवर्तक कौन थे बताना है। ऑप्शन ए दांडेकर तथा रथ, बी अर्जुन सेन गुप्ता, सी राजकृष्ण और डी अमर्त्य सेन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजकृष्ण। भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल के प्रवर्तक राजकृष्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। तो कामराज योजना को शुरू किया था, क्यों किया था, क्या उद्देश्य था, आपको बताना है। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पार्टी के युवाओं को आकर्षित करने के लिए, सी पार्टी में उत्तराधिकार की प्रक्रिया की योजना और उसे अमली जामा पहनाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है पार्टी में लिंग समानता लाने के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कामराज योजना को शुरू किया गया था 1963 में, उसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है। सी उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और डी उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। तो इसमें सही कथन जो नहीं है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दोस्तों बताना जाएंगे कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं उनके जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए होता है। 4 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा तब तक पद पर बने रहते हैं। साथ ही वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते और
सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो 1964 में बनाए गए थे, निट्टूर श्रीनिवास राव उनका नाम था। और वर्तमान की अगर बात करें जो 2022 में चुने गए हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, वो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए अवस्थिति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी यंत्रवादी सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी मानव संबंधी सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यंत्रवादी सिद्धांत। प्रशासन का जो शास्त्रीय सिद्धांत है पुरानी रूढ़ी परंपराओं के आधार पर आधारित होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता है, तो न्यू एक्सेप्टेंस इत्यादि नहीं होने के कारण उसे यंत्रवादी सिद्धांत भी कह दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉब लोडिंग का अर्थ है, तो आपको जॉब लोडिंग का अर्थ बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ए उत्तरदायित्व कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना, ऑप्शन नंबर सी कार्य को अधिक रुचिपूर्ण बनाना और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जॉब लोडिंग का अर्थ है उत्तरदायित्व कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना। तो जब जानबूझकर सोच समझकर कोई कार्य के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ा दिया जाता है, कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया जाता है, उसमें चुनौतियां ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, तो उसे जॉब लोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए चिंता, बी खतरा, सी रुपया पैसा और डी भय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भय। नकारात्मक अभिप्रेरण भय पर आधारित होता है। डगलस मैकग्रेगर ने एक्स का सिद्धांत दिया था, उस अवधारणा पर उसका एक्स का सिद्धांत उस अवधारणा पर आधारित है कि स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, अतः उससे काम लेने के लिए नकारात्मक अभिप्रेरण आवश्यक होता है, जिसके अनुसार उसे भय दिखाकर ही काम लिया जाता है। इसी प्रकार से सकारात्मक अभिप्रेरण भी होता है, उसमें भय की जगह पे किसी प्रकार का प्रोत्साहन देना, पुरस्कार देना इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नकारात्मक अभिप्रेरण भय पर आधारित है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था। तो सिमोन किसके विचारों से सकारात्मक रूप से प्रभावित है बताना है। ऑप्शन ए एल डी वाइट, बी टेरी, सी बर्नार्ड और डी हेनरी फेयोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है बर्नार्ड। तो यहाँ बर्नार्ड से तात्पर्य चेस्टर बर्नार्ड से है। तो सिमोन जो है वो चेस्टर बर्नार्ड के विचारों से सकारात्मक रूप से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला अभिकथन तथा कारण पर आधारित प्रश्न है। अभिकथन ए है, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा कारण आर है, शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र में व्यवहार परक विश्लेषण का अभाव था। आपको बताना है, ऑप्शंस दिए हैं, ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों कथन सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब पुनः देख लेते हैं, अभिकथन ए है, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये सत्य है। और कारण में जो कथन दिया है, शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र में व्यवहार परक विश्लेषणों का अभाव था, ये भी सत्य है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता, अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है। तो हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए परिसीमित विवेकशीलता, ऑप्शन बी तार्किक प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी निर्णयन और ऑप्शन डी संतुष्टिकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तार्किक प्रत्यक्षवाद। हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि तार्किक प्रत्यक्षवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया। तो इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं, ऑप्शन ए हर्बर्ट सिमोन, ऑप्शन बी W.F. विलोबी, ऑप्शन सी L.D. वाइट और डी है चेस्टर बर्नार्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट सिमोन। हर्बर्ट सिमोन ने प्रशासन के सिद्धांत को मिथकों एवं लोकोक्तियों की संज्ञा देकर अस्वीकार किया था। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है? तो जोन ऑफ इंडिफरेंस किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए शक्ति, बी निर्णयन, सी सत्ता और डी नेतृत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्ता। जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध सत्ता से है। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में उस संकल्पना को व्याख्यायित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया है? विद्वान का नाम बताना है जिसने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस कहा है। ऑप्शन ए टेलर, बी मिलेट, सी एम.पी. फॉलेट और डी है C.I. बर्नार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम.पी. फॉलेट। एम.पी. फॉलेट ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध और गैर राजकीय आयाम को यह भी कहते हैं। युद्ध और गैर राजकीय आयाम को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए वेस्टफेलियन युद्ध, बी उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध, सी नव युद्ध और डी पूर्व वेस्टफेलियन युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में निम्नलिखित में से किसकी योजना बनाई गई थी? तो तेहरान उद्घोषणा के दौरान कौन सी योजना बनी थी बताना है। ऑप्शन ए ट्रस्टीशिप, बी नवीन सदस्यता, सी शांति कायम करना, डी संघर्ष समाधान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति कायम करना। 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में शांति कायम करने की योजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, CEPA यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दी गई थी? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए भारत तथा जापान, बी भारत तथा चीन, सी भारत तथा रूस और डी है भारत तथा दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत तथा जापान। यह संधि भारत तथा जापान से संबंधित है। CEPA को भारत तथा जापान के बीच शासकीय मंजूरी 2010 में मिली थी और CEPA भारत व दक्षिण कोरिया के मध्य 1 जनवरी 2010 में संपन्न हुआ था, जबकि भारत व जापान के मध्य 2011 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो स्टेबल पीस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए जोहान गेल्डन, ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डाल, सी है केनेथ बाउल्डिंग और डी है पीटर वालरस्टीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केनेथ बाउल्डिंग। केनेथ बाउल्डिंग ने स्टेबल पीस नाम की किताब लिखा था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या, तो यहाँ प्रस्ताव संख्या दिया है 1441 जो कि नवंबर 2002 में आया था, का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सोमालिया में UN की संलिप्तता, ऑप्शन बी बोस्निया में उड़ान निषिद्ध क्षेत्र लागू करना, ऑप्शन नंबर सी उत्तर इराक में कुर्दों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाड़ी युद्ध की समाप्ति पर हस्तक्षेप का अनुमोदन करना और डी है इराक पर प्रस्ताव जिसमें कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन UN निरीक्षक दल को अपने जनसंहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1441 जो कि नवंबर 2002 में आया था, का संबंध है इराक से। इराक पर प्रस्ताव था ये, इसमें कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन UN निरीक्षक दल को अपने जनसंहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगला प्रश्न है, 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए मार्टिन वाइट, बी है केनेथ वाल्ट, सी है हेडली बुल और डी है रेमंड एरोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन वाइट। 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन मार्टिन वाइट ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण कहलाते हैं? ऑप्शन ए संस्थागत हित समूह, बी संघ का हित समूह, सी गैर संघ का हित समूह, डी अप्रतिमानित हित समूह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अप्रतिमानित हित समूह। उपद्रव और प्रदर्शन अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास की प्राप्ति में भारत के समक्ष विद्यमान अनेक बाधाएं हैं, कथन के आलोक में गलत कथन का परीक्षण करें। तो ये मानव विकास से संबंधित प्रश्न है, गलत कथन आपको खोजना है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास में असमान वितरण है, भारतीय आबादी के शीर्ष 10% के पास 77% से अधिक। ऑप्शन नंबर बी दिया है
उचित पोषण की कमी है। वर्ष 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की 70% से अधिक आबादी स्वस्थ आहार पा सकने में अक्षम है, परंतु अनेक देशों की तुलना में भारत की भोजन लागत अपेक्षाकृत कम है। ऑप्शन सी है प्रभावी शैक्षणिक अवसंरचना का अभाव है। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं, स्वच्छ जल और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सही है। तो आपको बताना है मानव विकास से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर से संबंधित भी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सही है। मानव विकास की प्राप्ति में भारत के समक्ष अनेक बाधाएं हैं। तो जो बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं इसमें दी हैं। ऑप्शन ए में है आर्थिक विकास का असमान वितरण है। भारतीय आबादी के शीर्ष 10% के पास 77% से अधिक संपत्ति है, सत्य है। और दूसरी बाधा के रूप में सही है उचित पोषण की कमी है। 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत 70% से अधिक आबादी स्वस्थ आहार पा सकने में अक्षम है, परंतु अन्य देशों की तुलना में भारत की भोजन लागत अपेक्षाकृत कम है। और ऑप्शन नंबर सी है प्रभावी शैक्षणिक अवसंरचना का अभाव है। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं, स्वच्छ जल, प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो ये सारे के सारे कथन मानव विकास के संदर्भ में, बाधाओं के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट WEF के अनुसार सही कथन का परीक्षण करें। तो आपको बताना है वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट के अनुसार सही कथन कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 2023 में लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में पिछली बार की तुलना में 8 स्थान सुधार करके 127वें स्थान पर पहुंच गया है। बी है नॉर्वे लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। सी है देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकृत महिला पुरुषों में 25% का अंतराल बना हुआ है। और डी है सूचकांक में पाकिस्तान का 100वां, बांग्लादेश का 109वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां स्थान है। दोस्तों इसमें आपको सही कथन बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब पहला ही कथन सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। तो सभी कथन को बारी से देख लेते हैं। 2023 में लैंगिक असमानता के मामले में भारत 140 देशों में पिछली बार की तुलना में 8 स्थान सुधार करके 127वें रैंक में पहुंच गया है। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो नॉर्वे लगातार 14वें साल से अधिक लैंगिक समानता वाला देश बन चुका है, इसकी जगह आना था। आइलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। अगला जो गलत कथन है उसकी जगह होना था देश ने शिक्षा के सभी स्तरों में पंजीकरण में समानता हासिल कर ली है। तो यहाँ 25% अंतराल की जगह समानता हासिल कर लिया है, ये बताना था। और ऑप्शन नंबर डी में है सूचकांक में पाकिस्तान का 100वां नहीं बल्कि 142वां स्थान है, बांग्लादेश का 59वां स्थान है, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां स्थान है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे पाकिस्तान का 142वां है और बांग्लादेश का 59वां स्थान है। तो ये विश्व लैंगिक रिपोर्ट जो करंट रिपोर्ट 2023 में थी उसके विषय में है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।